तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से ही जुड़ी बड़ी खबर से। आपकी इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज शाम 4 बजे अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं को अपने घर पर बुलाया था। हालांकि खबर आ रही है कि सिर्फ 8 विधायक ही उनके घर पर पहुंचे थे इस मीटिंग में। हालांकि दावा अजीत पवार की तरफ से किया जा रहा है कि सभी विधायक, पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो उनके साथ हैं। शुरुआत में खबर आई थी 30 विधायक हैं, उसके बाद 40 का ये आंकड़ा हो गया था और अब ये बात आ रही है अजीत पवार गुट की तरफ से कि सभी विधायक पार्टी के साथ हैं, सभी विधायक अजीत पवार के साथ हैं। हालांकि लगातार इस बात का खंडन भी शरद पवार गुट की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये 9 ही विधायक हैं जो पार्टी छोड़कर गए हैं और इनको डिस्क्वालीफाई करने का लेटर भी भेज दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष को। तो ये बड़ा सियासी उलटफेर जो अजीत पवार ने किया, कल का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर का रहा। 2 घंटे में इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि अजीत पवार, जो कि एनसीपी के नेता थे, नेता विरोधी दल थे महाराष्ट्र विधानसभा में, वो सरकार में शामिल हो गए। अपने 8 साथियों को लेकर, अपने 8 विधायकों के साथ उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन है। सभी विधायकों को, सांसदों को 3 बजे उन्होंने बुलाया है। शिवाजी पार्क में दोपहर 3 बजे सभी जमा होंगे। एकनाथ शिंदे का ये शक्ति प्रदर्शन है। एकनाथ शिंदे पर भी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी हुई है। एकनाथ शिंदे और उनके साथ 16 विधायकों पर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार है। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो जाहिर है मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। ये भी अटकलें हैं कि ऐसे में फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल सकती है और डिप्टी सीएम होंगे अजीत पवार। तो ये इसके पीछे ये कारण भी बताया जा रहा है क्योंकि चलती हुई सरकार में, बिना खतरे वाली सरकार में, जब इस तरह का विलय होता है, इस तरह का सपोर्ट होता है, इस तरह के अलाई जुड़ते हैं तो बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं। तो उनमें से एक कयास ये भी है कि क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अपने 16 विधायकों के साथ, तो ऐसे में सरकार अल्पमत में आ जाएगी और उसको सहारा देंगे अजीत पवार और उनके विधायक। उधर सतारा में शरद पवार का बीजेपी पर बड़ा हमला। समाज में खाई पैदा की जा रही है, ये शरद पवार का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जाति धर्म पर प्रदेश को बांटा जा रहा है। जाति की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। कई राज्यों में पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई है। शरद पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास करने वालों को ये झटका मिला है और भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में इस तरह की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी ने की हैं और उसमें कामयाब भी हुई है। नहीं है आज नसले तर त्यांनी दिलेला विचार हा तुमच्यामध्ये अंतःकरणात आहे आणि त्या विचारांना सुंदर संबंधीची भूमिका आपण सगळ्यांनी घेतली। आज महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये काही जात धर्म याचा आधार घेऊन माणसामध्ये संघर्ष कसा होईल याची काळजी घेणारा काही वर्ग आहे। ये सतारा की तस्वीरें आपने देखी। शरद पवार का ये शक्ति प्रदर्शन वहां पर हुआ। उधर कराड़ में शरद पवार ने वाईबी चौहान को श्रद्धांजलि दी। शरद पवार के साथ काफी तादाद में उनके समर्थक मौजूद रहे। ये कराड़ की तस्वीरें जब शरद पवार वाईबी चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। उनके साथ एनसीपी के बहुत सारे नेता मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे, काफी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे।
और महाराष्ट्र की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। डिप्टी सीएम बनने के बाद अब अजीत पवार एकदम एक्शन में आ गए हैं। मुंबई में अजीत पवार के घर पर बड़ी बैठक हुई। आगे की रणनीति के लिए अजीत पवार के घर पर यह बैठक हो रही है। अपने गुट के नेताओं के साथ अजीत पवार की यह बैठक है। छगन भुजबल, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल भी बैठक में मौजूद हैं। कितने विधायक हालांकि अभी तक अजीत पवार के साथ आए हैं, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 40 विधायक अजीत पवार गुट के साथ आए हैं। कुल 53 विधायक महाराष्ट्र की विधानसभा में एनसीपी के हैं और दावा यह किया जा रहा है अजीत पवार की तरफ से कि 40 विधायक उनके साथ हैं। और एनसीपी संकट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना बीजेपी से गठबंधन करना चाहते थे एनसीपी विधायक। अजीत पवार ने राज्यपाल को पत्र लिखा था। 2 महीने से अजीत पवार से मुलाकात कर रहे थे 10 विधायक। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। शरद पवार को पता लगने के बाद रविवार को शपथ ग्रहण हो गया। अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर यह भी आ रही है कि जितने विधायक अजीत पवार के साथ गए हैं, सिर्फ उन्हीं को मंत्री पद दिया गया है और वही विधायक अजीत पवार के साथ गए हैं। इसके अलावा कोई विधायक अजीत पवार के साथ नहीं गया है। यह शरद पवार गुट के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कहना है। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अजीत पवार और बाकी 8 मंत्रियों के विभागों का ऐलान आज होना है। अजीत पवार को वित्त या रेवेन्यू मंत्रालय मिल सकता है, ये बड़ी खबर आ रही है। अजीत पवार डिप्टी सीएम भी होंगे। इसके अलावा वित्त और राजस्व मंत्रालय उनको मिल सकता है, ये बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा जो उनके साथ और 8 विधायक गए हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उनके भी विभागों का ऐलान आज हो सकता है। किसको क्या मिलेगा? तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। एनसीपी में टूट के बाद एक्शन में अब शरद पवार भी आ गए हैं। बचे हुए विधायकों को बचाने की कवायद में वो लग गए हैं। कितने विधायक गए हैं साथ में, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है, खबर ली जा रही है, एक एक विधायक से बात की जा रही है। जो पूरा पार्टी का सेटअप है उसको निर्देश दिए जा रहे हैं कि आगे क्या करना है। तो अब शरद पवार भी एक्शन में आ गए हैं। अपनी पार्टी को एकजुट करने की कवायद अब तेज हो गई है। एनसीपी में जितने विधायक बचे हैं उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, उनसे बात की जा रही है। उनको एक बार फिर एक मंच पर लाने की कोशिश में शरद पवार जुट गए। कल ही शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो दोबारा पार्टी खड़ा कर देंगे। उन्होंने ये बात भी कही थी कि उनके साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, एक बार पहले भी उनके साथ इस तरह की घटना हुई है, लेकिन दोबारा उन्होंने पार्टी को अपने बल पर खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ नेताओं का साथ है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी उनके साथ हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ हैं, तो एक बार इनके साथ से वो एक बार फिर एनसीपी को खड़ा कर लेंगे। उधर अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में है शरद पवार गुट। शरद पवार गुट ने विधानसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी। सभी 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की इस चिट्ठी में मांग की गई है कि इन सभी विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए और इनको अयोग्य करार दिया जाए। क्योंकि अभी तक जो बात सामने आई है वो इन्हीं 9 विधायकों की है, जिसमें अजीत पवार भी शामिल हैं और 8 वो विधायक हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का उधर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अभी मुझे कोई लेटर नहीं मिला है। अयोग्यता के विषय में देखना होगा। एनसीपी ने पत्र लिखने की बात जरूर कही है, लेकिन अभी तक मुझे कोई पत्र नहीं मिला है।
विधानसभा अध्यक्ष को जो विधान को रिकग्निशन सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष देते हैं, ये अधिकार सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष का होता है और इस अधिकार का वापर करते समय विधानसभा अध्यक्ष को जो विधानसभा के नियम है उसके साथ ही जो संवैधानिक प्रावधान है उन सब का विचार करके उचित निर्णय लेना अपेक्षित है। उद्धव ठाकरे गुट ने सामना में अजीत पवार पर निशाना साधा है। अजीत पवार को सिंहासन पर बैठाया जाएगा, ये सामना ने लिखा है। अजीत पवार पर करोड़ों के सिंचाई घोटाले का आरोप है। छगन भुजबल जमानत पर है। शिंदे की रोटी जली है, नया चूल्हा नया तवा, ये सब अपने अखबार सामना में लिखा है। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से लिखा गया है। शिंदे और बागी विधायकों का विसर्जन जल्द हो जाएगा। उधर मुंबई की सड़कों पर पोस्टर लगे हुए हैं। मुंबई की सड़कों पर एमएनएस नेता ने ये पोस्टर लगाए हैं। उद्धव और राज ठाकरे को लेकर ये पोस्टर लगे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत गंदगी हुई है, इन पोस्टर्स पर लिखा है। आगे इसमें लिखा है कि अब तो आप दोनों साथ में आ जाओ, पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है। ये वो पोस्टर हैं जिस पर लिखा है, मराठी में ही लिखा है। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि अब तो एक हो जाओ। महाराष्ट्र की सियासत में काफी गंदगी आ गई है राजनीति में, और अब समय आ गया है और पूरा महाराष्ट्र आपका इंतजार कर रहा है। बाला साहेब ठाकरे के साथ दोनों ही नेताओं की तस्वीर को भी इस पोस्टर में लगाया गया। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगे हैं। फडणवीस की तारीफ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का चाणक्य बताया गया है। एनसीपी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने के बाद देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में ये पोस्टर लगाए गए हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की गई। महाराष्ट्र का चाणक्य देवेंद्र फडणवीस को बताया गया है इन होर्डिंग्स में, इन पोस्टर्स में। ये नागपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पोस्टर नागपुर में ही लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। बड़ी सी तस्वीर देवेंद्र फडणवीस की लगाई गई है और उसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र के चाणक्य, जिन्होंने पार्टी को भी मजबूत किया और प्रदेश में सरकार को भी मजबूत किया है। उधर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बीजेपी पर बड़ा हमला हुआ है। महाराष्ट्र में खेला हो गया, ये वारिस पठान ने कहा है। एनसीपी बन गई बीजेपी की बी टीम। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो बीजेपी में जाता है दूध का धुला हो जाता है। 70,000 करोड़ के स्कैम का अब क्या होगा? ये 70,000 करोड़ का वो स्कैम है जो सिंचाई विभाग का जो घोटाला, जिसकी बात बीजेपी पहले करती थी। अजीत पवार पर ये आरोप लगते थे जब वो मंत्री थे और जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी उठाती थी। उसी घोटाले का जिक्र यहां वारिस पठान कर रहे हैं कि उस घोटाले का आखिर अब क्या होगा। महाराष्ट्र में तो खेला हो गया। अजीत दादा फिर से चले गए फडणवीस साहब के साथ, फिर से जाके निकाह कर लिया, शादी कर ली। 30 से ज्यादा एमएलए के एनसीपी के वहां पर चले गए, उनके साथ में मंत्री पद मिल गए उनको। तो यही है ना, ये पावर और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यही राष्ट्रवादी वाले थे जो हमको बोलते थे बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। आज पूरा महाराष्ट्र, पूरी देश की जनता ने देख लिया कि असल में बी टीम कौन है। अजीत दादा ने यहां तक कहा कि पूरा एनसीपी मेरे साथ है। पवार साहब से भी बात हो गई, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो मतलब हम तो यही समझ रहे हैं कि ठीक है, पवार साहब की भी शायद मर्जी हो सकती है इसमें। तो अब तो ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है खेला क्या हो रहा है। अब सवाल बहुत सारे बन रहे हैं यहाँ पर साहब। ये 70,000 करोड़ का स्कैम जो हुआ था उसका क्या होगा? मोदी जी ने 2 दिन पहले एक रैली में भरी सभा में कहा था कि सबसे करप्ट पार्टी है एनसीपी, 70,000 करोड़ के गफले के अंदर, स्कैम के अंदर मुब्तला है। तो अब क्या होगा? ये जब वहां जाएंगे तो दूध के धुले हुए हो जाएंगे। मतलब बीजेपी तो एक ऐसा वॉशिंग मशीन बन गई है, वॉशिंग पाउडर, निरमा जो भी आया उसमें दूध का धुला हो जाता है। मतलब एक ही चीज से अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उधर एनसीपी में सियासी बवाल के बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला।
करनी वैसी भरनी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्मों का परिणाम है। अब अपोजिशन लगभग महाराष्ट्र में खत्म है। शिवसेना भी गई, एनसीपी भी गई, देश तो मोदी जी के पीछे खड़ा है और बाकी जगह भी अब देखिए क्या होता है। देखिए ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं ठग बंधन है। अलग अलग भ्रष्टाचार करने वाले, बेईमानी करने वाले, समान स्वार्थों के कारण के मारे ना जाएं, पकड़े ना जाएं, इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जब ऐसा गठबंधन बनता है तो वो बेमेल होता है, वैचारिक नहीं होता, और उसमें से जो अच्छे लोग होते हैं वो बेचैन हो जाते हैं। और ऐसे गठबंधन को देख के कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय हित में फिर फैसला करते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अजीत पवार उनकी टीम का एनडीए में स्वागत करता हूं। ब्रजेश पाठक से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने बात की। महाराष्ट्र में हुई उथल पुथल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। अचानक से महाराष्ट्र में उथल पुथल हुई और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार बाकायदा पटना गए थे, वहां पर बैठक में शामिल थे और वहां पर बैठने के बाद थर्ड फ्रंट में शामिल होने की बात कहकर आज उनके ही भतीजे ने कुछ विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वहां बनी हुई है शिवसेना के और बाकी लोगों के साथ, घटक दल के साथ, उनके साथ जुड़कर उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। इसको कैसे देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि घर घर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। उसी अनुक्रम में आज एक हमारे परिवार में बढ़ोतरी हुई है। हम अजीत पवार जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। इसको कैसे देखा जाए? अभी बीच में जयंत चौधरी की भी मुलाकात नहीं हो रही। लोकतंत्र में सबको साथ आने का अच्छा अवसर है। सब लोग साथ जुट करके हम लोग, और 2024 में इस ढंग से हम लोग काम करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का जो रोड मैप है पूरी तरह से 2024 के चुनाव में खींचा जाएगा और भारत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। आज सोनीलाल पटेल जी के जयंती के कार्यक्रम में आप लोग थे, उसे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी भी उसी के कंपटीशन में कार्यक्रम कर रही थी। देश सोनीलाल पटेल जी की जयंती थी, हम लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, हम सबको मार्गदर्शन दिए हैं। बहुत अद्भुत नज़ारा था जो सभी लोगों ने हृदय से स्वागत किया। क्या जाट पॉलिटिक्स जिस तरह बढ़ रही है आगे, हो सकता है जयंत चौधरी भी कल को शामिल हो जाएं, साथ में हो? अभी कुछ हमारी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी थे जो बता रहे थे कि वो बहुत स्वागत करते हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार में अजीत पवार का। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और महाराष्ट्र के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी में सभी का लक्ष्य, देश में सभी का लक्ष्य बीजेपी को हटाना है। जैसे सत्य नहीं बदल सकता है और लक्ष्य भी नहीं बदल सकता कि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हटाना चाहते हैं। अध्यक्ष को बुलाई, कहाँ गए? कोई बात अभी कहने के लिए नहीं है, अभी कोई बात इस तरह की नहीं है। लेकिन जब आप दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बीजेपी को हटाने के लिए सभी का लक्ष्य है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दल हो। उधर एनसीपी में मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने भी जबानी हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। ये एक तरह से बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की कि जिन लोगों के खिलाफ वो ईडी की शिकायतें करते थे, जिन लोगों के लिए फडणवीस बोलते थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, उन लोगों को उप मुख्यमंत्री बना दिया। जिन लोगों के खिलाफ जांच एजेंसी सारी, जितने भी मंत्री बने उनके ज्यादातर के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआई और डीआरआई के केसेस चल रहे हैं। अब उन केसेस में आज बीजेपी की वॉशिंग मशीन में वो धुल गए, धुल के एकदम झाग की तरह, साफ सफेद दूध की तरह बाहर निकल गए। अब उनमें कोई दोष नहीं है।
और अब आपको शरद पवार के पुराने साथी एनसीपी के साथी तारिक अनवर, जो कि बाद में कांग्रेस में चले गए थे, उनका बयान सुनवाते हैं। जो भी लोग एनसीपी छोड़कर और मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, ये सब बेचारे ईडी के सताए हुए लोग हैं। ये ईडी ऑपरेशन है। कमल ऑपरेशन तो ही है, लेकिन साथ साथ ईडी का भी ऑपरेशन है। ईडी से कैसे बचा जाए, उनकी परेशानियों से कैसे बचा जाए, ये उनके सामने एक समस्या थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन जो भी जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो अच्छा नहीं किया है। उनको किसी भी तरह से ईडी के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए था। उनको ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी। अगर वो ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं, तो उनको ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में शरद पवार जी को एक तरह से धोखा देना ये उचित नहीं था। महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर के बाद कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने क्या कहा, वो सुनिए। देखिए, जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस में कोई असर उसका होने का सवाल ही नहीं उठता है। आज भी हम ऑपोजिशन में है। एक तीनों पार्टी का गठबंधन था और कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे, हमारी तो गठबंधन अभी भी जारी है। राष्ट्रवादी का सवाल जहां तक आता है, अभी उनके साथ कितने लोग बचे हैं हम तो जानते नहीं। वो पवार साहब ने जहां तक कहा है कि वो रिवोल्ट है उनके पार्टी के अंतर्गत, तो अब पवार साहब को फैसला करना है कि जो एनसीपी अभी उनके साथ जितने एमएलएस हैं उनके बारे में उनको तय करना है कि वैसे भी गठबंधन तो जारी है हमारा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब वो क्या चाहते हैं उनको फैसला करना है। उधर बिहार बीजेपी नेता नितिन नवीन का महाराष्ट्र में बदल रहे सियासी घटनाक्रम पर बयान आया है, वो आपको सुनवाते हैं। 2024 के चुनाव में मोदी वर्सेस ऑल की बात चल रही है। इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक नितिन नवीन हैं। सर, 2024 को लेकर मोदी वर्सेस ऑल की बात कांग्रेस कर रही है, यूपी और बिहार में खास करके। देखिए, ये यूपीए में कौन लोग हैं? गठबंधन की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी ने लाई। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा गठबंधन को छलने का काम किया। याद होगा आपको 77 में भी किस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियों को उन्होंने किनारे किया। फिर जब उनको दोबारा मौका मिला, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल के नाम पे हो, देगौड़ा के नाम पे हो या चंद्रशेखर जी को, कभी किसी को तो स्थायित्व नहीं दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने तो हमेशा इनके सहारे को यूज किया या इनको सहारा देकर गिराने का काम किया। तो मेरा ये मानना है कि आज भाजपा एक विश्वास का नाम है। जो भी दल भाजपा के साथ जुड़ते हैं उनको मालूम है कि हम लोगों ने 15-17 साल दूसरे पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री तक बना के रखा। मायावती को भी समर्थन हमने दिया और कहा 2.5 साल आप सरकार बनाइए। अगले 2.5 साल में मायावती भले भाग गई, भाजपा वहीं थी। हमने तो देश भर में गठबंधन धर्म की एक संस्कृति बनाई। इसलिए आज मोदी वर्सेस ऑल करने से कुछ नहीं होगा। जितने लोग हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं वही एक हैं जिनको मालूम है कि मोदी बख्शने वाला नहीं है, जिनको मालूम है कि मोदी भ्रष्टाचारियों को जेल भेज के रहेगा। वैसे सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ रहे हैं। तो अच्छा तो है, एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ भ्रष्टाचारियों की टोली है।